तो ना दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होने वाला है यूपीएससी की तरफ से, उसके जीके के लिए हम लोग सामान्य अध्ययन के लिए घटना चक्र समसामयिकी की जो पुस्तक है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हम लोग आईसीटी को डिस्कस कर रहे थे। इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जो पढ़ रहे थे, उसका ये सेकंड वीडियो होने वाला है, जहाँ पर हम लोग इसमें कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो कंप्यूटर के जो मुख्य भाग हैं, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रमुख इकाइयाँ होती हैं। कौन-कौन सी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। दूसरा होता है मेमोरी यूनिट, तीसरा है इनपुट यूनिट और चौथा है आउटपुट यूनिट। तो किसी भी कंप्यूटर में 4 प्रमुख इकाइयाँ होती हैं। इनपुट में कीबोर्ड या माउस आ जाते हैं, आउटपुट में मॉनिटर या माउस आ जाते हैं। फिर ये है सीपीयू, जिसे हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये, यही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसे कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को। तो सिस्टम यूनिट में सीपीयू एक मुख्य हार्डवेयर होता है। सीपीयू क्या है? ये सीपीयू एक हार्डवेयर का उदाहरण है। सीपीयू एक हार्डवेयर का उदाहरण है। इसे कंप्यूटर का दिमाग यानी कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू के 2 भाग होते हैं। पहला कंट्रोल यूनिट, पहला क्या है? कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं। कौन-कौन से? पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अरिथमेटिक व लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, एएलयू जिसे कहते हैं। कंट्रोल यूनिट तो इनपुट युक्ति को यह कैसे पता चलता है कि अब उसे संग्रहण युक्ति में डेटा को संग्रहित करना है। तो जो इनपुट युक्ति है या इनपुट यूनिट है, उसको कैसे पता चलेगा कि अब उसे स्टोरेज यूनिट में डाटा को संग्रहण करना है, और कैसे सिर्फ अंतिम परिणाम ही आउटपुट युक्ति को भेजा जाता है जबकि माध्यमिक परिणाम को नहीं। यह सभी कुछ कंप्यूटर प्रणाली के कंट्रोल यूनिट से ही संभव होता है। कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य कंप्यूटर के हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित एवं संचालित करना है। तो कंट्रोल यूनिट का मुख्य काम क्या है? ये कंप्यूटर के हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है और संचालित करने का काम करता है। इसके साथ ही कंट्रोल यूनिट एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी के बीच डाटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम के निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है और इन निर्देशों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करके उचित डिवाइसेस तक पहुंचाता है, जिससे डेटा प्रोसेसिंग हो सके। एएलयू, जिसे हम अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं, का पूरा नाम अरिथमेटिक व लॉजिकल यूनिट है। इसके द्वारा कंप्यूटर में सभी गणितीय एवं तार्किक कार्य किए जाते हैं। एएलयू में गणना करने की गति आधुनिक कंप्यूटरों में पिको सेकंड में पहुंच गई है। मेमोरी यूनिट तो स्मृति या मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसके द्वारा सूचनाओं व अनुदेशों के भंडारण व पुनरुद्धरण यानी स्टोरेज और रिट्रीवल ऑफ द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन का कार्य किया जाता है। मेमोरी यूनिट डेटा, निर्देशों और परिणामों को आउटपुट के लिए संग्रहित करके रखती है। जो मेमोरी यूनिट है, डेटा, निर्देशों और परिणामों को आउटपुट के लिए संग्रहण करके रखती है। यह सेमीकंडक्टर पदार्थ से निर्मित आईसी चिप होती है, इंटीग्रेटेड चिप होती है। सामान्यतः कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। पहले तो इंटरनल मेमोरी होती है, दूसरी है एक्सटर्नल मेमोरी। तो मेमोरी की क्षमता को बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट या गीगाबाइट या टेराबाइट में मापा जाता है। तो जो मेमोरी की क्षमता होती है, जैसे मान लो 256 केबी की मेमोरी हो गई, 630 एमबी की मेगाबाइट की स्टोरेज हो गई, 4 जीबी या 2 टेराबाइट की जो होती हैं मेमोरी संग्रहण क्षमताएं, तो ये होती है। मेमोरी में डाटा को संग्रहण करने के लिए कई संग्रहण स्थान, स्टोरेज लोकेशन होते हैं। हर स्टोरेज लोकेशन का एक नंबर होता है, उसे उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहा जाता है। जैसे हमारे घर के एड्रेस में पिन कोड होता है, उसी प्रकार मेमोरी में भी एड्रेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी मेमोरी देखेंगे, आंतरिक स्मृति या आंतरिक मेमोरी को देखेंगे। तो एक कंप्यूटर की आंतरिक स्मृति उसके मदरबोर्ड में चिप्स के रूप में पाई जाती है। तो मदरबोर्ड में चिप्स के रूप में उसकी अंदरूनी जो मेमोरी है वो पाई जाती है। आंतरिक स्मृति को प्राथमिक स्मृति या मुख्य स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर द्वारा जिन 2 प्रकार की आंतरिक स्मृतियों का प्रयोग किया जाता है, वो रैम है, जिसे हम रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और रोम है, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहा जाता है।
जिन प्रोग्रामों और सूचनाओं की प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर कर रहा होता है, उसे कंप्यूटर की स्मृति में धारण करने के लिए रैम का प्रयोग किया जाता है। तो जिन प्रोग्रामों और सूचनाओं की प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर कर रहा होता है, उसे कंप्यूटर की स्मृति में धारण करने के लिए रैम का प्रयोग किया जाता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में अंकित सूचना तक अभिगम या पहुंच यादृच्छिक यानी रैंडम होती है। तो रैम में अंकित सूचना तक पहुंच रैंडम होती है, क्रमवार नहीं होती है, अतः इसे रैंडम अधिगम स्मृति या रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि रैम चिप पर रखी गई किसी सूचना को कंप्यूटर, चाहे वह किसी भी पते पर स्थित हो, सीधा पढ़ सकता है। तो रैम चिप पर रखी किसी भी सूचना को कंप्यूटर, चाहे वह किसी पते पर रखी हो, सीधा पढ़ सकता है। उस सूचना का स्थान, उस सूचना तक पहुंचने के लिए उसे क्रमवार सारे पतों से नहीं गुजरना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह व्यक्ति कोई मकान संख्या 226 तक सीधा अर्थात मकान नंबर 1 से 2 फिर 3 फिर 220 तक से न गुजरते हुए 226 में पहुंच जाए। मान लो आपको 226 रूम नंबर में जाना है, तो आप 1 कमरा, 2 कमरा, 3 नंबर देखते हुए ना जाएं, बल्कि 226 में डायरेक्ट पहुंच जाए। तो ऐसे ही जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो करती है कि वो बहुत सारी जो लेयर के थ्रू नहीं जाती है, डायरेक्ट। जैसे मान लो अगर आपने कहा कि ये वाली पीडीएफ खोलनी है, तो तुरंत वही वाली पीडीएफ खोल देता। या अस्थायी या वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात इसमें संग्रहित डेटा कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है तथा उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये वोलेटाइल भी होती है। रैम की क्षमता या आकार 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB आदि होते हैं। रैम मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला एस रैम, जिसे हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। फिर है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। 2 प्रकार की होती है, एक तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरी है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो स्टैटिक जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एसरैम का पूरा नाम क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। फिर यह एक महंगी मेमोरी होती है। इसकी डाटा एक्सेसिंग स्पीड है डी रैम से अधिक होती है। तो इसकी जो डाटा अधिगम गति है या डाटा एक्सेसिंग स्पीड है, ये डी रैम से अधिक होती है। एस रैम में एक बिट डेटा को संग्रहित करने के लिए 4 या 6 रजिस्टरों की आवश्यकता होती है। आधुनिक कंप्यूटरों में इसका प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में होता है। नेक्स्ट है डी रैम। यह डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसकी गति स्लो होती है। यह एस रैम की अपेक्षा सस्ती होती है। डी रैम में एक बिट डेटा को संग्रहित करने के लिए केवल एक कैपेसिटर तथा एक रजिस्टर की आवश्यकता होती है। पर्सनल कंप्यूटरों में मुख्य मेमोरी के रूप में डायनेमिक रैम का ही प्रयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वहाँ पर मुख्य मेमोरी के रूप में डायनेमिक रैम का ही प्रयोग किया जाता है। अब है रोम, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस मेमोरी में भंडारित डेटा या इंस्ट्रक्शन को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। इसे ना तो वहां से हटाया जा सकता है और ना ही किसी अन्य सूचना या डाटा को वहां भंडारित किया जा सकता है। वास्तव में कंप्यूटर में इस स्मृति क्षेत्र अर्थात इस मेमोरी में भंडारित डेटा या अनुदेश को कंप्यूटर के निर्माता द्वारा कंप्यूटर के निर्माण के समय ही बना दिया जाता है। अतः यह मेमोरी कंप्यूटर में स्थायी नॉन वोलेटाइल रूप में रहती है। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती। समानतः बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS नाम का एक प्रोग्राम रोम चिप में संग्रहित होता है। बायोस कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश का ही एक समूह होता है। कंप्यूटर का सहजता से प्रयोग करने के लिए ये निर्देश आवश्यक होते हैं। बायोस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर को चालू करते समय स्व परीक्षण पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट निर्देश देना होता है। स्वपरीक्षण यह तय करता है कि कंप्यूटर के सभी भाग जैसे हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर आज तकनीक रूप से सही स्थिति में है या नहीं। यदि स्वपरीक्षण में कोई अनियमितता पाई जाती है तो बायोस उसे ठीक करने के लिए कंप्यूटर को एक कोड देता है। इस तरह के कोड प्राय एक बीप के रूप में होते हैं, जो कंप्यूटर को चालू करते समय सुनाई देते हैं। रीड ओनली मेमोरी निम्न प्रकार की होती है। पहला है पीरोम, उसका पूरा नाम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसा रोम है जिसे सामान्यतः निर्माता सूचना शून्य बनाता है। यह एक ऐसा रोम है
जैसे समानांतर निर्माता सूचना शून्य बनाता है, अर्थात निर्माण के समय इसमें कोई डाटा या अनुदेश निर्माता द्वारा नहीं डाला जाता है। उपयोगकर्ता इसमें अपने डेटा या अनुदेश को केवल एक बार डाल सकता है, इसके बाद यह रोम काम करता है। खास बात यह है कि इस प्रकार की रोम में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जा सकता है, फिर उसे ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही संशोधित किया जा सकता है। फिर है ईपी रोम, जिसे हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इस चिप ने पीरोम की समस्या को दूर कर दिया। ईपीरोम में संग्रहित प्रोग्राम में सुधार किया जा सकता है। इसके लिए चिप को बोर्ड से निकाल कर पराबैंगनी किरणों के सामने रखा जाता है और चिप के डाटा को डिलीट किया जाता है। इसके बाद पुनः प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में कहीं ना कहीं जो डाटा है उसको डिलीट किया जा सकता है। फिर है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ईईपीरोम। इसे हम पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार की रोम पर स्टोर किए गए प्रोग्राम को मिटाने अथवा संशोधित करने के लिए किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। निर्देश दिए जाने पर कंप्यूटर में उपलब्ध विद्युत सिग्नल ही इस प्रोग्राम को संशोधित कर देते हैं। बाह्य स्थित या सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर को बाह्य स्मृति और भंडारण माध्यम की आवश्यकता 3 मुख्य कारणों से होती है। पहला, जिस डेटा या सूचना की आवश्यकता प्रतिदिन के उपयोग के लिए नहीं होती उसे आंतरिक मेमोरी में रखने का लाभ नहीं है, अतः इसे बाह्य मेमोरी में रखा जाता है। आंतरिक स्मृति में सीमित स्थान होता है, अतः जो डेटा अत्यंत आवश्यक न हो उसे बाह्य स्मृति में रखते हैं ताकि आंतरिक मेमोरी में अनिवार्य डेटा के रूप में प्रचुर स्थान खाली रहे। फिर है विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाने, वायरस आ जाने या अन्य कारणों से कंप्यूटर की आंतरिक स्मृति में संचित डेटा नष्ट हो सकता है। अतः आंतरिक स्मृति में भंडारित डेटा को भी प्रतिलिपि के रूप में बाह्य स्मृति में भंडारित करना श्रेष्ठकर होता है। कुल मिलाकर 2 कॉपी रखिए आप। बाह्य स्मृति को सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। तो फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बाह्य स्मृति के रूप में किया जाता था, परंतु अब यह प्रचलन में नहीं है। फ्लॉपी डिस्क एक लचीला चुंबकीय भंडारण माध्यम है। फ्लॉपी डिस्क आरंभ में 8 इंच, बाद में 5/1/4 और फिर 3/1/2 इंच के आकार में निर्मित की जाती थी फ्लॉपी डिस्क। फिर है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में एक मैग्नेटिक डिस्क होती है, इसमें एक से अधिक डिस्क होती हैं। प्रत्येक डिस्क ट्रैक में विभाजित होती है और प्रत्येक ट्रैक सेक्टर में विभाजित होता है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जैसे 160 जीबी, 500 जीबी या 1 टीबी आदि। तो इसकी जो स्टोरेज करने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। फिर है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। यह एक ऑप्टिकल डिस्क है। एक मानक सीडी का व्यास लगभग 120 मिलीमीटर 4.7 इंच होता है और यह 60/80 मिनट की सब सामग्री यानी ऑडियो या 650 MB/700 MB डेटा के संग्रहण में सक्षम है। कॉम्पैक्ट डिस्क 1/2 मिलीमीटर मोटाई की पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है। इस पर चढ़ा हुआ आवरण उच्च परावर्तक होता है तथा सामान्यतः एल्युमिनियम का बना होता है। डेटा को पढ़ने के लिए एक निम्न तीव्रता की लेजर किरण का प्रयोग होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क विभिन्न प्रारूपों में उपलब्ध होती है। इसके प्रमुख रूप है, पहला है सीडी रोम या कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। तो सीडी रोम में भंडारित सूचना सामग्री को मात्र पढ़ा जा सकता है। तो सीडी रोम में भंडारित सूचना सामग्री को मात्र पढ़ा जा सकता है, उस पर कुछ लिखा या उसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। सीडी रोम के उत्पादकों द्वारा सीडी रोम पर लिखने या रिकॉर्ड करने के लिए अधिक तीव्र लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। रिकॉर्ड किए गए डेटा को सीडी रोम ड्राइव के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। तो जो डाटा हमने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड किए गए डेटा को सीडी रोम ड्राइव के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। सीडी रोम ड्राइव में सीडी रोम को पढ़ने के लिए एक लेजर का प्रयोग किया जाता है। एलो बुक एक तकनीकी मानक है जो सीडी रोम के प्रारूप को परिभाषित करता है। एलो बुक एक तकनीकी मानक है जो सीडी रोम के प्रारूप को परिभाषित करता है। सीडी रोम, यह सीडी रोम। फिर है सीडीआर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है ना। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, तो जिस सीडी में
डेटा को केवल एक बार लिखा जा सके उसे CDR कहते हैं। तो जिस डिस्क में डेटा को केवल एक बार लिखा जा सके उसे CDR कहते हैं। इन्हें वार्म राइट वंस रीड मेनी डिस्क भी कहा जाता है, CDR। मेरे CDRW रीराइटेबल, तो जिन CD में डाटा को बार बार संग्रहित की और मिटाया जा सकता है उसे CDRW कहा जाता है। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। तो DVD एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है जो CD की तरह होती है, परंतु इसकी संग्रहण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी सिंगल लेयर या सिंगल डिसाइडेड CD से लगभग 7 गुना होती है। DVD की संग्रहण क्षमता 4.7 गीगाबाइट से 17 गीगाबाइट तक होती है। DVD ड्राइव में DVD को पढ़ने के लिए लाल रंग की लेजर किरण का उपयोग किया जाता है। इस लेजर की तरंग दैर्घ्य 650 नैनोमीटर होती है। DVD भी 2 प्रकार की होती है। तो DVD भी 2 प्रकार की होती हैं। पहली है DVD-R, इन पर केवल एक बार डेटा लिखा जा सकता है। DVD-RW, इन पर डेटा को बार बार संग्रहित या मिटाया जा सकता है। पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव को USB या USB फ्लैश ड्राइव भी कहा सकते हैं। पेन ड्राइव वर्तमान डेटा संग्रहण युक्तियों में सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसकी डेटा संग्रहण क्षमता काफी अधिक होती है। वर्तमान में 1 टेराबाइट तक डेटा संग्रहण करने वाली पेन ड्राइव बाजार में उपलब्ध है। पेन ड्राइव में डेटा के भंडारण व उसे पढ़ने हेतु फ्लैश मेमोरी तथा एकीकृत USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस इंटरफेस का उपयोग किया जाता है। ये है पेन ड्राइव, आपने इसका उपयोग भी किया होगा। ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है। इसे DVD की उन्नत या एडवांस संस्करण से कहा जाता है। तो ब्लू रे डिस्क ये DVD का ही एक कहीं ना कहीं उन्नत संस्करण है। ब्लू रे डिस्क में ब्लू लेजर के रंग कलर को तो ब्लू रे डिस्क में ब्लू लेजर के रंग को तथा रे ऑप्टिकल किरण को प्रदर्शित करता है। ब्लू रे ड्राइव में इस लेजर का प्रयोग ब्लू रे डिस्क को पढ़ने के लिए किया जाता है। उसकी तरंग दैर्घ्य 405 नैनोमीटर होती है। तो ब्लू रे डिस्क में जिस लेजर का प्रयोग ब्लू रे डिस्क को पढ़ने के लिए किया जाता है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 405 नैनोमीटर। 405 नैनोमीटर इसकी कहीं ना कहीं तरंग दैर्घ्य होती है। ब्लू रे डिस्क निम्न 3 प्रारूपों में उपलब्ध होती है। तो जो ब्लू रे डिस्क है वो 3 फॉर्मेट में आती है। पहला है ब्लू रे डिस्क रोम, दूसरा है ब्लू रे डिस्क R और तीसरा है ब्लू रे डिस्क RE। तो ब्लू रे डिस्क सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं। सिंगल लेयर, सामान्यतः इसमें 25 गीगाबाइट तक का डाटा संग्रहित करने की क्षमता होती है। डबल लेयर, सामान्यतः इसमें 50 गीगाबाइट तक का डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। वर्चुअल मेमोरी, अधिकांश आधुनिक कंप्यूटरों में रैम की क्षमता को विस्तारित करने की एक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसे आभासी स्मृति या वर्चुअल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अधिकांश आधुनिक कंप्यूटरों में रैम की क्षमता को विस्तारित करने की एक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसे आभासी स्मृति या वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। इस मेमोरी प्रबंधन तकनीक में कंप्यूटर की भौतिक स्मृति में संग्रहित सूचना को हार्ड डिस्क की स्मृति में ले जाया जा सकता है। तो इस मेमोरी प्रबंधन तकनीक में कंप्यूटर की भौतिक स्मृति जो फिजिकल मेमोरी है में संग्रहित सूचना को हार्ड डिस्क की स्मृति में ले जाया सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी कंप्यूटर में 2 GB रैम तथा 1 GB पेज फाइल उपलब्ध है तो इसका अर्थ यह है कि कंप्यूटर की कुल उपलब्ध मेमोरी कितनी है? 3 GB। इस तकनीक में रैम में संचित जिन पेजों की शीघ्र आवश्यकता होने की संभावना नहीं है उन्हें हार्ड डिस्क पर डाल दिया जाता है। इस प्रकार ये पेज जो मेमोरी घेरे हुए थे वह अब अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। हार्ड डिस्क पर डाले गए पेजों की जब आवश्यकता पड़ती है तब उन्हें वास्तविक स्मृति यानी रैम में अन्य पेजों को हटाकर पुनः लोड कर लिया जाता है। फिर है कैश मेमोरी। तो बहुधा माइक्रो प्रोसेसर तीव्र गति से कार्य करते हैं जबकि मेमोरी का पठन एवं लेखन उतनी तीव्र गति से नहीं हो पाता। माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो तीव्र गति से कार्य करते हैं लेकिन जो मेमोरी का पठन एवं लेखन है वो उतनी तीव्र गति से नहीं हो पाता। इस प्रकार माइक्रो प्रोसेसर की तीव्र गति का लाभ नहीं उठाया जा सकता है एवं कंप्यूटर की प्रत्येक क्रिया में मेमोरी का पठन एवं लेखन अनिवार्य होता है। इस समस्या के निवारण हेतु माइक्रो प्रोसेसर तथा रैम के मध्य एक तीव्र गति की स्मृति का प्रयोग किया जाता है जो संग्रहण क्षमता में मुख्य मेमोरी से छोटी तथा गति क्षमता में उससे अधिक होती है।
इस स्मृति को कैश स्मृति कहा जाता है, क्योंकि कैश मेमोरी की पठन गति तीव्र होती है, अतः यह माइक्रो प्रोसेसर की गति के अनुसार उसे डाटा प्रदान करने में सक्षम होती है। इस कार्य के अतिरिक्त कैश मेमोरी को जो भी समय मिलता है उसमें यह रैम से डेटा प्राप्त करती रहती है। इस प्रकार धीमी गति से कार्य करने वाली मेमोरी का प्रभाव माइक्रो प्रोसेसर की गति पर नहीं पड़ता है एवं उसे अपनी आवश्यकता अनुसार डेटा उपलब्ध होता रहता है। तो मेमोरी यूनिट तो 1 बिट में 0 या 1 होता है। फिर 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल, 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल, 2 निबल्स इज इक्वल टू 1 बाइट, 2 निबल यानी कि 8 बाइट, 8 बाइट्स इज इक्वल टू 2 निबल, 2 निबल बराबर 1 बाइट और 1 निबल 4 बाइट के बराबर है, तो वही 2 गुणे 4 बिट्स, तो 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट और 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, वही बात। फिर 1024 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट, 1024 KB इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इक्वल टू 1 GB, 1024 GB इक्वल टू 1 TB, 1024 TB इक्वल टू 1 PB यानी 1 पेटाबाइट और 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट EB। क्लाउड भंडारण, क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड बेसिकली भंडारण, क्लाउड भंडारण एक प्रकार की इंटरनेट सर्विस है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता को भंडारण प्रदान करता है। क्लाउड भंडारण की मदद से उपयोगकर्ता अपनी फाइल को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर इंटरनेट की मदद से इसे विश्व के किसी भी कोने में प्राप्त कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, आई क्लाउड, अमेजॉन ड्राइव आदि क्लाउड मेमोरी का आपने नाम सुना ही होगा कि आप इसे कहीं ना कहीं इंटरनेट सर्विस के माध्यम से कंप्यूटर में जो अपना डाटा है उसको सुरक्षित रख सकते हैं, कहीं भी विश्व में फिर उसमें जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इनपुट यूनिट, तो जिन युक्तियों या जिन यूनिट्स का उपयोग डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है उसे जो यूनिट होती हैं आगम अथवा इनपुट इकाइयाँ कहा जाता है। तो इनके माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई डाटा प्रविष्ट करते हैं या डाटा को भेजते हैं, जिन यूनिट्स के माध्यम से उसे इनपुट यूनिट कहा जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि मानवीय भाषा में प्रविष्ट किए जा रहे डेटा अथवा प्रोग्राम को एक कंप्यूटर के समझे योग्य रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्तियों को इनपुट यूनिट कहा जाता है। यह युक्तियां अक्षरों, अंकों तथा अन्य विशिष्ट चिन्हों को बाइनरी डिजिट अर्थात 0 से 1 में परिवर्तित करके सीपीयू के समझने योग्य बनाती हैं। कुछ प्रमुख इनपुट युक्तियां हैं, तो फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, ये इनपुट यूनिट्स के उदाहरण हैं। इनपुट जो युक्तियां हैं को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला ऑनलाइन इनपुट युक्तियां और दूसरा है सोर्स डेटा इनपुट युक्तियां। तो ऑनलाइन इनपुट युक्तियां, तो यह वे युक्तियां हैं जिनसे हम कंप्यूटर प्रणाली में सीधे इनपुट प्राप्त कर सकते हैं, अतः इन्हें डायरेक्ट डेटा इनपुट डिवाइस भी कहा जा सकता है। यह युक्तियां कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ी रहती हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, जॉयस्टिक इत्यादि। सोर्स डेटा इनपुट युक्तियां, तो यह वो युक्तियां हैं जो किसी भी सोर्स से आंकड़ों व निर्देशों को पढ़ सकती हैं व प्रणाली में संचित कर लेती हैं। बाद में उस डेटा का आवश्यकता अनुसार गणना के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पॉइंट ऑफ सेल, टर्मिनल, स्कैनर इत्यादि। ये क्या है? सोर्स डेटा इनपुट इकाइयां। कीबोर्ड, तो अब हम कुछ जो इनपुट इकाइयां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो कीबोर्ड मुख्य और सुगम ऑनलाइन इनपुट होती है। कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण होता है। इसके माध्यम से टेक्स्ट, संख्या, सिंबल आदि को कंप्यूटर में इनपुट किया जा सकता है। डेटा को 0 व 1 में बदलकर कीबोर्ड 2 प्रकार से सीपीयू में इनपुट कर सकता है। तो डेटा को 0 व 1 में बदलकर कीबोर्ड 2 प्रकार से सीपीयू में इनपुट कर सकता है। पहला श्रेणी क्रम में, दूसरा समानांतर क्रम में। अतः कीबोर्ड 2 प्रकार में बांटे जा सकते हैं, सीरियल कीबोर्ड और दूसरा है पैरेलल कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में समानतः 104 कुंजियां होती हैं। मल्टीमीडिया की कीबोर्ड में इससे अधिक कुंजियां होती हैं। तो एक समानतः कीबोर्ड में, एक स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसमें समानतः 104 कुंजियां होती हैं। मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड होता है उसमें इससे अधिक
कुंजियां या कीज होती हैं। कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक विशिष्ट पोर्ट होता है। आजकल बाजार में यूएसबी कीबोर्ड भी आ रहे हैं जो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लग जाते हैं। कीबोर्ड की सभी कुंजियों को सामान्यतः 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है फंक्शन कीज, दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक कीज, तीसरा है न्यूमेरिक कीज, चौथा है स्पेशल कीज और पांचवा है कर्सर कीज। तो पहला है फंक्शन कीज। तो यह कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती हैं। इसकी संख्या 12 होती है F1 से F12 तक। आपने देखा हो कंप्यूटर में जो ये कीबोर्ड होते हैं सबसे ऊपर होते हैं। इनका कार्य अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग होता है। अल्फा न्यूमेरिक कुंजियां यह कीबोर्ड के मध्य का हिस्सा होता है। इसके माध्यम से अल्फाबेट न्यूमेरिक यानी नंबर के साथ विशिष्ट चिन्हों को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। जैसे मान लो ए से जेड तक जो स्पेलिंग लिखी रहती है ना, एबीसीडी लिखी रहती है, 0 से 9 तक अंक लिखे रहते हैं। कुछ विशिष्ट अंक भी होते हैं, एट द रेट, हैश, है ना, परसेंटेज, है ना, एंड, स्टार इत्यादि। न्यूमेरिक कुंजियां तो यह कीबोर्ड के दाएं तरफ होती हैं, है ना। तो एक तो न्यूमेरिक कुंजियां मध्य में भी होती हैं जिसे अल्फा न्यूमेरिक कीज कह सकते हैं, और एक अलग से न्यूमेरिक कुंजियां जहां पर अंक लिखे रहते हैं, है ना, राइट साइड में, तो वो भी होता है। तो यह कीबोर्ड के दाएं तरफ होती है। इसमें कुल 17 कुंजियां होती हैं। यदि न्यूमेरिक की ऑन होती है तो नंबर इनपुट होते हैं, और यदि यह बंद होती है तो यह एरो की व अन्य फंक्शन के जैसे काम करती है। स्पेशल कीज उनकी संख्या कीबोर्ड में कम होती है और ये कंप्यूटर के विशिष्ट कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल, लॉक, पॉज, ब्रेक, होम एंड इत्यादि। एएलटी, कंट्रोल, शिफ्ट प्लस कुंजियां भी विशेष विशेष उद्देश्य कुंजियों के तौर पर उपयोग की जाती हैं। इन्हें मल्टीफायर कुंजियां इन्हें मॉडिफायर कुंजियां भी कहा जाता है। मॉडिफायर कुंजियां भी कहा जाता है। फिर कर्सर कीज तो 4 प्रकार की होती हैं, जैसे अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये कर्सर की होती हैं। इन चारों कर्सर कुंजियों का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं ले जाने के लिए किया जाता है। तो ये एक प्रकार से ये जो ऊपर की F1 से F12 जो कीज होती हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको हम फंक्शन की कहते हैं। उनका उपयोग विभिन्न प्रोग्रामों में भिन्न-भिन्न किया जाता है। फिर ये अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं जहाँ पर एक तो नंबर लिखा रहता है और यहाँ पर एबीसीडी वगैरह एबीसीडी लिखी रहती है, और कुछ यहाँ पर विशिष्ट चिन्ह बने रहते हैं। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पे कुछ न्यूमेरिक कीज भी होती हैं। तो ये न्यूमेरिक कीज भी होती हैं, ये न्यूमेरिक कीज होती हैं अलग से। फिर है कुछ स्पेशल कीज होती हैं। स्पेशल कीज तो जैसे ये स्पेशल कीज हो गई, इनका उपयोग अलग अलग कामों में किया जाता है। और कुछ कर्सर कीज होती हैं। तो ये कर्सर कीज है, जिनका उपयोग लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए उपयोग में किया जाता है। फिर है माउस। तो यह एक ऑनलाइन इनपुट युक्ति है। इसमें आमतौर पर 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और मिडिल व्हील। तो मिडिल में ढंगाने के लिए एक होता है और अगल बगल 2 बटन होती हैं। यह माउस कई प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक, ऑप्टिकल और लेजर माउस। भौतिक माउस बॉल की गति के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल तथा लेजर माउस प्रकाश सिग्नलों के आधार पर कार्य करता है। इसके अतिरिक्त कार्डलेस माउस भी बाजार में उपलब्ध है। यह माउस फ्रिक्वेंसी के आधार पर कार्य करता है। इसमें ट्रांसमीटर या रिसीवर होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा क्लिक करने की सूचना कंप्यूटर को भेजते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट, ये राइट बटन होती है और यहाँ पर एक व्हील जैसा बना होता है ना, कर्सर। फिर है स्कैनर। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा किसी पृष्ठ पर बनी आकृति या लिखित सूचना को कंप्यूटर में सीधे इनपुट किया जा सकता है। इसके माध्यम से हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित किया जा सकता है। स्कैनर का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसमें यूजर को सूचना अथवा डाटा को टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR, इसका प्रयोग बैंकिंग में चेक जांच करने के लिए किया जाता है। MICR तकनीक में चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही द्वारा कैरेक्टर छापे जाते हैं, है ना। MICR रीडर की सहायता से पढ़ा जाता था। तो जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, इसे रीडर की सहायता से पढ़ा जा सकता है। फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। तो यह स्कैनर OMR शीट पर पेंसिल और पेन के चिन्हों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति को जांचता है। तो वही बात जब आप आंसर की होती है, इसमें आप चिन्ह लगाते हैं, तो वही आजकल इसका प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की आंसर शीट को जांचने के लिए किया जाता है, OMR शीट का।
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन द्वारा टाइपराइटर, हाथ से लिखे लेख तथा क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर पढ़े जाते हैं। OCR के फॉन्ट कंप्यूटर में स्टोर रहते हैं, जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। यह एक आधुनिक मशीन है जो टेक्स्ट को स्कैन करती है और इसका प्रयोग किताबों को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक, तो इसका उपयोग कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक के माध्यम से स्क्रीन पर उपलब्ध आकृति को आसानी से हिलाया डुलाया जा सकता है। इसके माध्यम से गेम्स खेलना अत्यधिक सुविधाजनक हो जाता है। जॉयस्टिक। ट्रैक बॉल, तो यह एक पॉइंटर डिवाइस है। यह लैपटॉप में माउस का कार्य करती है, जो ट्रैक बॉल होती है। इसके द्वारा गेम्स भी खेले जाते हैं। इसमें केवल वाल को घुमाना पड़ता है, पूरे डिवाइस को नहीं। ट्रैक बॉल में केवल वाल को घुमाना पड़ता है, पूरे डिवाइस को नहीं। तो नेक्स्ट है लाइट पेन। तो लाइट पेन भी एक पॉइंटर डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आकृति व चित्र निर्माण के लिए होता है। कंप्यूटर डिजाइनर इसका प्रयोग कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन के रूप में भी करते हैं। फिर बार कोड रीडर, तो इसका प्रयोग किसी उत्पाद के ऊपर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसमें बार कोड को पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग होता है। तो आपने बड़े बड़े मॉलों में ये देखा होगा। आउटपुट यूनिट, तो आउटपुट जो यूनिट होती हैं, तात्पर्य ऐसे उपकरणों से होता है जो किसी संगणना के परिणामों को प्रयोक्ता तक पहुंचाते हैं, यानी यूजर तक पहुंचाते हैं। ये परिणाम जैसे प्रदर्शन इकाइयों द्वारा दिखलाए जा सकते हैं, प्रिंटर द्वारा मुद्रित किए जा सकते हैं, चुंबकीय माध्यमों पर संग्रहित किए जा सकते हैं, अथवा अन्य किसी भी द्वारा यह निर्गम प्राप्त किए जा सकते हैं। और जो आउटपुट यूनिट्स होती हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो हार्ड कॉपी युक्तियां, दूसरा है सॉफ्ट कॉपी युक्तियां। तो हार्ड कॉपी युक्तियां वो युक्तियां हैं जिनसे हम कागज पर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया। और सॉफ्ट कॉपी युक्तियां ऐसी युक्तियां हैं जिनसे हम कंप्यूटर प्रणाली पर अस्थायी रूप से आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर या LCD। तो मॉनिटर इसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। मॉनिटर पर प्रदर्शित चित्र हजारों छोटे छोटे रंगीन डॉट से मिलकर बनते हैं, जिन्हें पिक्सल कहते हैं। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। पहला CRT, जिसे हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। दूसरा है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो CRT कैथोड रे ट्यूब, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन के अंदर की तरफ फास्फर की कोटिंग पर फायर करती है, जिससे फास्फर में चमक आती है और स्क्रीन पर विभिन्न रंग प्रदर्शित होने लगते हैं। दूसरा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग होता है जो कि पिक्सल को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। LCD है, मॉनिटर में विद्युत की खपत को कम करती है। आजकल की जो नई LCD है या LED तकनीक है, लिक्विड इमिटिंग डायोड, अब आजकल इसका उपयोग किया जाने लगा। प्रिंटर या मुद्रण यंत्रों से तात्पर्य एक ऐसी प्रणाली से होता है जिसमें कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को कागज पर छापकर स्थायी रूप से उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है। मुद्रण यंत्र कंप्यूटर से परिणामों को विद्युत तरंगों के रूप में प्राप्त करता है एवं उन्हें कोड संकेत के अनुसार अक्षरों में परिवर्तित करके कागज पर छाप देता है। यह छापने की क्रिया मुद्रण यंत्र के प्रकार व उसमें उपयोग की जाने वाली तकनीक के अनुसार संपन्न होती है। इस आधार पर मुद्रण यंत्रों को दो प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसे हम समघात मुद्रण कहते हैं। इस प्रकार के प्रिंटरों में किसी अक्षर या आकृति को कागज पर छापने के लिए एक स्याही युक्त फीते पर हथौड़े या पिनों की मदद से पीछे से प्रहार किया जाता है, जिससे कागज पर वांछित आकृति उभर आती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देसी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर इत्यादि समघात मुद्रण यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। फिर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इनके प्रिंट हेड में समानतः 9 से 24 तक पिनें होती हैं। इन पिनों के रिबन तथा कागज पर स्पर्श से डॉट छपते हैं और छपाई होती है। जितनी अधिक पिन एक प्रिंटर के प्रिंट हेड में होते हैं वह उतना ही अच्छा माना जाता है। इन प्रिंटरों से हम रिबन को अदल बदल कर किसी भी रंग के रंगीन प्रिंट ले सकते हैं। इनकी प्रिंटिंग गति समानतः 30 से 600 अक्षर प्रति सेकंड होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, असमघात मुद्रण। तो ये प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय आवाज नहीं करते हैं, क्योंकि छपाई के दौरान इनके प्रिंटिंग हेड कागज को स्पर्श नहीं करते। इसकी प्रिंटिंग जो गति होती है एवं स्पष्टता इम्पैक्ट प्रिंटर से अधिक होती है। तो इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर इत्यादि ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटरों के उदाहरण हैं। इंकजेट प्रिंटर, तो इस प्रिंटर में एक नोजल के माध्यम से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर व चित्रों की छपाई की जाती है। इसके लिए प्रिंट हेड के नोजल में स्याही की बूंदों को चार्ज करके
कागज पर उचित दिशा में छोड़ा जाता है। इस प्रिंटर के प्रिंट आउट अधिक स्पष्ट होते हैं क्योंकि इसमें प्रत्येक कैरेक्टर कई डॉट से मिलकर बनता है। वही लेजर प्रिंटर, तो आजकल लेजर प्रिंटर बाजार में सबसे अधिक लोकप्रिय प्रिंटर है क्योंकि इनके प्रिंटिंग गति व प्रिंटिंग गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। लेजर प्रिंटर में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर किरण तकनीक तथा फोटोकॉपी तकनीक का संयुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। एक लेजर प्रिंटर टोनर इंक को माध्यम के रूप में प्रयोग करते हुए कागज पर आकृतियां बनाने हेतु लेजर किरणों का प्रयोग करता है। प्रिंटिंग गति और प्रिंटिंग गुणवत्ता दोनों ही दृष्टियों से लेजर प्रिंटर प्रिंट मैट्रिक्स तथा इजेक्ट प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर से बढ़िया माने जाते हैं। अब है प्लॉटर, तो प्लॉटर वह आउटपुट उपकरण है जिसकी सहायता से कागज पर विभिन्न प्रकार के उच्च कोटि के ग्राफिक जैसे कि चार्ट, ग्राफ, तालिका, सारणी, नक्शे, अन्य प्रकार के कंप्यूटर डिजाइन आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका प्रयोग प्राय तभी किया जाता है जब प्रिंटर्स के द्वारा इस प्रकार के ग्राफिक्स प्राप्त करना मुश्किल हो जाए। कार्यप्रणाली और संरचना की दृष्टि से प्लॉटर प्रिंटर से इस बात में भिन्न है कि इसमें लाइन खींचने अथवा रेखाकृत बनाने हेतु पेनों का प्रयोग किया जाता है। इसके ये पेन इधर उधर गति करती हुई इनकी बाजुओं से जुड़े होते हैं। परिणाम स्वरूप प्लॉटर्स के द्वारा अविच्छिन्न रेखाकृतियों यानी कंटिन्यूअस लाइन खींची जा सकती है, जबकि प्रिंटरों के द्वारा इस प्रकार की रेखाकृतियों को डॉट के समूहों में अनुमानित करने का प्रयत्न किया जाता है। प्लॉटर मुख्य दो प्रकार के होते हैं, पहला है ड्रम प्लॉटर, दूसरा है फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर, इस प्रकार के प्लॉटर में पेन का प्रयोग किया जाता है जो गतिशील होकर कागज पर चित्र तैयार करते हैं। दूसरा है फ्लैट बेड प्लॉटर, तो इस प्लॉटर में कंप्यूटर को स्थिर अवस्था में बेड अथवा ट्रे में रखा जाता है। प्लॉटर के बाजुओं में लगे पेन कंप्यूटर के माध्यम से नियंत्रित होते हैं जो कागज पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में घूमकर चित्र का निर्माण करते हैं। तो ये है फ्लैट बेड प्लॉटर। अब हम कंप्यूटर के क्षेत्र में जो प्रमुख शब्दावलियां हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट वह टेक्स्ट या प्रतीक है जिसका प्रयोग सिस्टम की अगली कमांड को निष्पादित करने की तत्परता का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। फिर है स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसे हम SMPS भी कहते हैं। यह एक ऐसा हार्डवेयर है जो पावर सप्लाई डिवाइस के रूप में कार्य करता है। इसका कार्य कंप्यूटर में लगे अन्य सभी डिवाइसेस को उनके आवश्यकता अनुसार पावर सप्लाई देना है। पिनवेयर, तो यह हार्डवेयर में अंतर्निहित सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित, जैसे रोम जो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। कंपाइलर, तो कंपाइलर वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। कंपाइलर प्रोग्राम के प्रत्येक कथन या निर्देश का अनुवाद करके उसे एक या अधिक मशीनी भाषा के निर्देशों में बदल देता है। इंटरप्रिटर, तो यह भी किसी उच्च स्तरीय प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, परंतु यह एक बार में प्रोग्राम के केवल एक कथन का एक या अधिक मशीनी भाषा के कथनों में अनुवाद करता है। असेंबलर, तो यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेंबली भाषा में लिखे गए किसी प्रोग्राम को पढ़ता है और उसका अनुवाद मशीनी भाषा में कर देता है। फिर है सिंगल यूजर। प्रारंभिक कंप्यूटरों पर एक बार में केवल एक उपयोगकर्ता केवल एक कार्य या प्रोग्राम कराया जाता था। इस प्रकार कंप्यूटरों को सिंगल यूजर कहा जाता था। मल्टी प्रोसेसिंग, तो इससे अनेक प्रोग्रामों को एक साथ क्रियान्वित करने की क्षमता प्राप्त होती है। रियल टाइम, तो रियल टाइम प्रोसेसिंग ऐसे सिस्टमों को कहा जाता है जहां इनपुट डेटा को प्राप्त करते ही इसको तत्काल आउटपुट कर दिया जाता है, शीघ्र ही उसका आउटपुट दिया जाता है। बस, तो यह विभिन्न युक्तियों तक सामग्री आंकड़ों के संप्रेषण या ऊर्जा पहुंचाने के लिए प्रयोग पंक्ति या सर्किट है। डिबग, तो कंप्यूटर प्रोग्राम में आई त्रुटि को सुधारने से काम होता है। ज़ूम, वह ऑप्शन जो किसी प्रोग्राम में मौजूद होता है के द्वारा किसी चित्र या तथ्य को बड़ा करके देखा जाता है। नेटवर्किंग, तो तात्पर्य विभिन्न कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ना है। इसमें ये सर्वर द्वारा जुड़े होते हैं। इस संबंधित जो शब्द है लैन है, तो इसे लैन को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। फिर मैन है, मैन को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं और वैन को वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं।